आखिर वो माँ है। माँ को वृद्धाश्रम और बीवी को तलाक। एक दिल छू लेने वाली कहानी। कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताइए। और भाई साहब कहाँ है, माताजी किधर है, आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से केवल एक ही रट कि आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैं जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब जो हमारे मित्र हैं और जज हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही है। 13 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहती हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। प्रथम दृष्टि में मुझे ये मजाक लगा, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है। बच्चों ने बताया, पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिशें की पिलाने की, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुश्किलें हो गई कि पत्नी ने कसम खा ली थी कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया था कि बेटा तू मुझे वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुँह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं वृद्धाश्रम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10th की परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत तेज बुखार हुआ। मैं तभी स्कूल से आया ही था। उसका शरीर गर्म तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे बुखार है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी ना, इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांग कर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे। बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो आज उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं आज पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके मैं भी उस वृद्धाश्रम में रहूँगा। कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए ही मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा वहाँ। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 हो गई। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और गलानी से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए और बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो भाई साहब। भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत आपके सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए। औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर कहीं मार दे तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी।
मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा हो। मुझे देखा तो उनको लगा कि बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाग कर बाहर तक आ गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह से हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बैठाने की कोशिश कर रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गया। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा न होने दे। अगर वह कमज़ोर हो गई है तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, किसी से छुपा नहीं है। अगर आपके परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसको ये ज़रूर सुनाएं। बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा और बेघर नहीं होने दें। अगर माँ की आंखों से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।